एशिया रीजनल फाइनल्स के सबसे पहले गेम की बात करें तो वो हुआ सिंगापुर वर्सेस नेपाल, और जहां पर आप कह सकते हैं क्लिनिकल और एक की वन साइड विक्ट्री यहां पर नेपाल को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी कि इस मैच को नेपाल आसानी से जीतने में कामयाब जरूर रहेगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स यहां सिंगापुर के लिए भी जरूर रहे हैं, और वो पॉजिटिव्स क्या है आगे बात जरूर करेंगे। और कुछ पॉजिटिव तो बहुत सारा नेपाल के लिए रहा ही रहा है, लेकिन साथ साथ में कुछ बहुत ही कंसर्न नेपाल के लिए भी निकल कर इस मैच में जरूर आए हैं, उसके बारे में भी सनग्लासेस में बात जरूर करेंगे। मोटे मोटे तौर पर आपको 8 विकेट से जीत जरूर दिख रही होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई कुछ कंसर्न्स भी नेपाल टीम के साथ रही है, जिसको उन्हें बेहतर करते रहना होगा वक्त बाय वक्त, जब तक वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे उस रास्ते के लिए। एंड सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत सबसे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन से करेंगे कि किस फेस में किन्होंने किसके ऊपर कितनी मात दी है। बिल्कुल, देखिए सिंगापुर की अगर हम बात करें पहले 1 से 6 ओवर में उन्होंने 51 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं नेपाल ने 1 से 6 ओवर में 58 रन बनाए, 58 रन, और कोई भी विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं। तो पहला फेस नेपाल यहाँ पर जीत के गया। वहीं 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर 54 रन बनाए सिंगापुर ने और 4 विकेट लेकिन साथ में गंवाए। वहीं नेपाल ने 77 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट का नुकसान नेपाल को हुआ। तो ये फेस भी जो मिड फेस था ये भी नेपाल के फेवर में गया और 2-0 की यहाँ लीड नेपाल ने ले ली। और तीसरे फेस की बात करें तो यहाँ पर सिंगापुर ने 40 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान सिंगापुर को उठाना पड़ा 16 से 20 ओवर के बीच में डेथ फेस में। वहीं पर नेपाल ने इस फेस में नेपाल का मैच ही खत्म हो गया, 12 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को माफ कीजिएगा 1 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। और ये फेस भी नेपाल ने जीत लिया और 3-0 से ये तीनों के तीनों फेस नेपाल ने अपने नाम कर लिए। बिल्कुल, तो 3-0 कहीं ना कहीं फेस बाय फेस कंपैरिजन में रहा और 147 for 2 नेपाल ने इस गेम को यहाँ पर जीत लिया। मेरे ख्याल से 3 या 4 ओवर्स करीब बचे हुए रह गए थे। अब बात करें यहाँ पर बैटिंग कंट्रीब्यूशन की, सिंगापुर की बैटिंग की यहाँ बात करें तो पहला फेस काफी बेहतरीन गया था, 51 रन 6 ओवर में लगा दिए थे उन्होंने। उसके बाद डेथ फेस इतना खासा नहीं गया, मिड फेस इतना खासा गया नहीं। शुरुआत की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर ओपनर की बात करें आदित्य दत्ता, डेफिनेटली वो पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं आउट हो गए 0 रन पर। उसके बाद जो हम बात करें रोहन रंगाराजन, इन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और शॉट्स लगाए, ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध बल्ला चला रहे, बहुत बेहतरीन कवर ड्राइव मारे, पावर पॉइंट पे मारा, थर्ड मैन की तरफ कहने के शॉट्स लगाए, बहुत अच्छे और गुड लुकिंग शॉट्स उन्होंने लगाए हैं। अगर हम देखें करण केसी पे और अविनाश छक्का भी लगाया, अविनाश बोरा और करण केसी पे खास करके उन्होंने काफी अच्छी अटैकिंग अप्रोच रखा है शुरू के 6 ओवर में। उनके उस 40 रन की इनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जरूर देखिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव है सिंगापुर। दूसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई 50 रन की, उसमें उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था। सुरेंद्र चंद्रमोहन 6 रन पे स्ट्रगल काफी कर रहे थे, बस वो टिके थे, लेकिन बॉलें ज्यादा उन्होंने खेली उस वक्त। जो पावर प्ले में जो बॉलें खेली 30 बॉलें उन्होंने यहाँ पर सिंगापुर को निकाला 51 रन और बहुत अच्छा खेले। 1 ओवर में अविनाश बोरा के 22 रन उन्होंने जुटाए उस ओवर में, 3-4 चौके, उसी में एक छक्का था जो लॉन्ग ऑफ की तरफ भी उन्होंने मारा। बहुत बेहतरीन शॉट थे, शॉट बहुत अच्छे थे और उनकी पारी भी बहुत कमाल की रही। बिल्कुल, तो उसके बाद डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव था। और उसके बाद छठे विकेट के लिए एक 48 रन की पार्टनरशिप हुई थी नीचे आकर। अगर हम देखें शायद मनप्रीत सिंह और आरवीर चौधरी और मनप्रीत सिंह इनकी तरफ से आई थी। मनप्रीत सिंह ने 24 किए 26 बॉलों में और 26 रन किए 37 बॉलों में आरवीर चौधरी ने। तो इन दोनों के बीच में छठे विकेट के लिए 48 रन की पार्टनरशिप आई थी। तो सेकंड विकेट के लिए 52 रन की पार्टनरशिप और छठे विकेट के लिए 48 रन की पार्टनरशिप, ये दो बहुत अच्छे पॉजिटिव रहे हैं सिंगापुर के लिए अगर हम बात करें, और जिसकी वजह से टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंची। अच्छे टोटल मतलब रेस्पेक्टिव गुड लुकिंग अच्छा दिखने वाले टोटल तक टीम पहुंची। डेफिनेटली डिफेंडेबल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई इतनी बेहतरीन बॉलिंग नहीं है कि आप इस स्कोर को नेपाल की बैटिंग के सामने डिफेंड कर पाए। लेकिन एक अच्छे टोटल तक 105 110 पे आउट हो जाने से बेहतर है कि आपने 145 तक आपकी गाड़ी पहुंची। बिल्कुल, छोटी सी बात बोलूंगा फिर आगे बढ़ते हैं। 70 पे 5 था सिंगापुर, वहां से सिंगापुर ने 146 तक 45 तक माफ कीजिएगा वहां तक पहुंचे हैं। ये बस इसी पार्टनरशिप को क्रेडिट जाएगा जो आरवीर और मनप्रीत सिंह ने की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, 10.2 ओवर में 70 पे 5 थी टीम। उसके बाद उन्होंने पूरे ओवर भी खेले और उसके साथ साथ उन्होंने इतने ही इससे भी 5 रन ज्यादा रन जोड़े भी हैं। तो कुछ पॉजिटिव्स बैटिंग यूनिट में सिंगापुर के डेफिनेटली रहे हैं, तो उसका क्रेडिट देना होगा। वहीं बॉलिंग की बात करें, यहाँ पर बॉलिंग जो है नेपाल की डेफिनेटली अब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे टोटल पर टीम को रोक जरूर दिया। लेकिन अगर शुरू की पावर प्ले की बात करें तो वापस से ये एक कंसर्न टीम के साथ लगातार जुड़ा है और यही चीज हमें देखने को मिली थी फाइनल में। ये अभी जीत में ये चीजें ढक
जाती है, लेकिन फिर जब बड़े पैमाने पर ये चीज़ सामने आती है और टीम हार जाती है, फिर कुछ गलत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उजागर होकर सामने आती है। अब देखिए पूरे टूर्नामेंट में पावर प्ले में नेपाल टीम को लगातार काफ़ी विकेट्स मिले तो टीम ने स्ट्रगल नहीं किया। ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फाइनल में जब पावर प्ले में टीम ने स्ट्रगल किया बॉलिंग यूनिट ने, तो रिजल्ट हमारे सामने था। और आज भी सिंगापुर की बैटिंग को देखते हुए कुछ खासा परफॉर्मेंस हुई नहीं। अगर हम पावर प्ले की बात करें, सिर्फ एक ही विकेट गिराया नेपाल ने उस फेस में। नहीं, जरूर देखिए बॉलर्स थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे थे आज। सोमपाल कामी ने अच्छी बॉलिंग कराई पर उन्हें विकेट नहीं मिला, बस यही उनका डेरा। 4 ओवर में उन्होंने 18 रन 21 रन दिए पर विकेट नहीं मिला। वहीं करण केसी ने 4 ओवर में 36 रन करीब दिए हैं और 2 विकेट उन्होंने निकाला। थोड़ा एक्सपेंसिव गए शुरुआत में, जिस तरीके से रोहन रंगाराजन ज़्यादा बहुत फायरी हो गए थे शुरुआत में बहुत ज़्यादा, लेकिन अविनाश बोहरा से उस टाइम ओवर करवाना वो एक्चुअली एक है। आपके पहले जो पेयर हैं वो नई बॉल से वो आपके सीधे तौर पर है, हम बात करें करण और सोमपाल, तो वहाँ पर डायरेक्टली अविनाश बोहरा को उतारा गया। जब उनके लास्ट के 2 ओवर देखिए, जब वो पुरानी बॉल से आए, उन्होंने कमाल का ओवर कराया, एक मेडन ओवर कराया है और एक में उन्होंने विकेट भी निकाले। थोड़े से रन जरूर दे दिए अपने आखिरी ओवर में, छक्का भी खाया, 2 बार डबल भी गए, लेकिन शुरुआत के 2 ओवर के मुकाबले उन्होंने बाद के 2 ओवर अच्छे कराए। वहाँ रोहित पुला ने शायद थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी और हमें ऐसा लगता है दिल्ली को कि उन्होंने जल्दबाजी दिखा दी कि 5वें ओवर में ही अविनाश बोहरा को लेकर आ गए। नई बॉली थी उस वक्त, शायद उस वक्त आप गुलशन झा या स्पिनर को लगा सकते थे, गुलशन झा और अच्छे ऑप्शन होते हैं, कुशल मल्ला को ट्राई कर सकते थे आप अगर करना था तो, अगर करना चाहते थे, लेकिन वो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर अविनाश बोहरा को तुरंत नई बॉल से, अभी 5वां ओवर ही है, लाकर खड़ा कर देना वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। लेकिन गुलशन झा ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, बहुत हेल्प किया है उन्होंने आज नेपाल की बॉलिंग, वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना ये स्कोर 161, उन्होंने ठीक टाइम पर बेहतरीन कैच लिया संदीप जोरा ने रोहन रंगाराजन का, और सही वक्त पर वो विकेट गिरा, वरना अगर वो 60-70 तक चले जाते तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर और बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है यार गुलशन झा ने, उनके हेल्प से थोड़ा सा जो पेसर्स ने मामला खराब किया था शुरुआत में वो कवर अप हो पाया और संदीप लामिछा ने एज यूजुअल आए हैं, गुगली डाली। दोनों विकेट जो उन्हें मिले हैं वो गुगली में थे, जो कि बैट्समैन जो है वो पढ़ने में नाकामयाब रहे। बैकफुट पे गए, हम बात करें जनक प्रकाश, वो बैकफुट पे गए और एलबीडब्ल्यू हो गए क्लियर। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 18 रन संदीप ने दिए हैं और 2 विकेट भी उन्होंने निकाले। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर कट है कि अविनाश बोहरा को अगर आप थोड़ी सी लेट इंट्रोड्यूस करें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी गेंद पुरानी होने के बाद इंट्रोड्यूस करें तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके 4 ओवर्स डेथ फेसेस में पुरानी बॉल से और ज़्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपोनेंट कमज़ोर था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यही ओपोनेंट अगर स्ट्रांग होंगे तब ये 145, 50, 160 भी जाए। इस ओपोनेंट ने दिखा दिया, बिल्कुल इस ओपोनेंट ने आपको दिखा दिया कि अगर आप उन्हें नई बॉल से ट्राई करेंगे तो क्या हो सकता है। तो पुरानी बॉल से बेहतर है, आप बाद के 2 ओवर देखेंगे तो आपको उसी का जवाब मिल जाए। बिल्कुल, उन्होंने 43 रन दिए हैं और शुरू के 2 ओवर में उन्होंने 32 रन दिए हैं, बाद के 2 ओवर में 11 रन और 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। ये अपने आप में कहानी बयान उनकी करता है और उसमें से नेक्स्ट का 1 ओवर तो उनका मेडन भी गया है। ओवरऑल संदीप लामिछा ने 2 गुगलीज डाली और कहीं ना कहीं विकेट उन्होंने भी लिए इंपॉर्टेंट टाइम पर, और उसके बाद ओवरऑल पूरी बॉलिंग यही रही है। लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न जरूर है कि शुरू के पावर प्ले में आपको रन्स लीक नहीं करने और विकेट्स निकालने की जरूरत होगी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न टीम के साथ इस मैच में भी दिखा, वो हमें फाइनल में भी दिखा ट्रांजिशन सीरीज के, और यहाँ पर भी वो चीज़ बरकरार जरूर रही है। तो टीम यहाँ पर बहुत ही कमजोर थी, जिनकी बॉलिंग इतनी बेहतर नहीं थी, वरना शायद इस गेम को लड़ा सकते थे अगर अच्छी बॉलिंग होती, या फिर गुलशन झा का वो स्पेल वहाँ पर नहीं आता जो रोहन रंगाराजन को आउट किया, वरना ये स्कोर 165-70 तक जा सकता था। ये छोटे छोटे कंसर्न्स हैं जो ठीक करने जरूरी है, वरना फिर सेमीफाइनल जैसे इवेंट्स पर हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उजागर होती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद बैटिंग यूनिट की बात करें, ये गेम वन साइडेड जो हम कह रहे हैं वो इसी वजह से हुआ, नेपाल की बैटिंग की वजह से। वाकई क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही, कोई जबरदस्ती का अप डाउन नहीं है, लड़ाना मचलाना नहीं, सिंपल सा रहा। कुशल भुरतेल की जब इनिंग चलती है तो ऐसे ही होता है। तो हमारा बात भी कर रहे थे कि कुशल भुरतेल चल गए तो 15-16 ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाएगा, और एग्जैक्टली यही हुआ। क्या कंट्रीब्यूशंस रहे? बिल्कुल, कुशल भुरतेल नॉट आउट, अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, आउट हो गए थे वो। 74 रन बनाकर 48 बॉलों में बहुत तेज शुरुआत दिलाई, और आसिफ शेख 27 रन किए उन्होंने 26 बॉलों में, लेकिन वो हाफ सेंचुरी का स्टैंड कंप्लीट करके गए। 84 रन पर पहला विकेट गिरा था टीम का। बहुत अच्छी बात है कि एक 50 की पार्टनरशिप हुई, और तब वो यहाँ पर इसलिए दिल्ली क्रिकेट बस यही कहता है कि कम से कम जो ओपनर्स हैं, आप ऊपर के बैट्समैन हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपका खाली और 50 रन 100 रन का होगा तो मायने नहीं रखता।
आप पिच पर हैं, एक पार्टनरशिप आप टीम को शुरुआत देकर जाएं, वो काफ़ी है जो आसिफ ने अच्छा किया जरूर। बिल्कुल। अब एक चीज़ यहाँ पर है, आप सोच रहे होंगे 26 बॉल में 27 रन है तो बहुत स्लो इनिंग है, क्या ही खेल रहे थे वो, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर सामने वाला आपका स्ट्राइकर, आप मान के चलिए आप आपकी जगह पर जो आपके साथ जो कर रहा है, अगर वो तेज खेल रहा है तो आपको जरूरी नहीं है तेज खेलना, आप अपना विकेट बचाने का सोचिए। और यही अप्रोच आज के गेम में देखने का मिली है। वो आउट हो गए तो उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाएं। वो तेज खेल रहे थे, जरूरी नहीं था कि आसिफ को भी तेज खेलना है, उन्होंने बहुत सही इनिंग खेली है, पार्टनरशिप बिल्डअप रखा, ये अच्छी चीज है। एंड उसके बाद बिल्कुल उसके बाद देखिए रोहित पटेल आए, उन्होंने भी एक पार्टनरशिप यहाँ बिल्डअप की, 50 रन की पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद मैच जो है उनकी पारी की बात करें, उन्होंने भी यहाँ 35 रन अगर हम देखें उन्होंने भी बनाए, तो यहाँ पे ज़रूर है। उसके बाद सिर्फ रह गया मैच कि हाँ बस जल्दी खत्म हो, 16.3 ओवरों में ये मैच पैकअप हुआ। कुशल भुरतेल की इनिंग, बस इसे अच्छा रखे, कंटिन्यू रखे, क्योंकि वो अगर चल गए ऊपर नेपाल के बैटिंग लाइनअप के लिए तो बहुत बढ़िया होगा कि नेपाल को एक तेज शुरुआत मिलेगी। और चाहे अगर पहले बैटिंग कर रही हो तो एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंच सकती है, और अगर चेस कर रही हो तो काफ़ी बड़े बड़े स्कोर को भी चेस करने में वो कामयाब हो सकती है नेपाल के। बिल्कुल सही कहा कि कुशल भुरतेल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस फेस में। और कहीं ना कहीं आप बात करें बॉलिंग यूनिट की, एंड 145 रन सिंगापुर की टीम के पास यहाँ पर जरूर थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो किस तरीके की बॉलिंग यहाँ पर रही है, आपको क्या लगता है कि किन की तरफ से थोड़ा सा और आप बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जनक प्रकाश या अक्षय पुरी? नहीं, दोनों आपने सही नाम लिए हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस है। जनक प्रकाश अब बहुत पुराने प्लेयर हो गए, 3 ओवर में 29 रन। थोड़ा सा बॉलिंग में भी दिखना चाहिए कि हाँ मैं एक्सपीरियंस हूँ, आप मेरे में ऐसे नहीं मार सकते, ये थोड़ा कैरी करना आना चाहिए कम से कम। सीनियर बॉलर्स को आपको नई बॉल मिल रही है तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे तो बेहतर होगा। आपकी लाइन लेंथ बहुत ज़्यादा कहना होगा बेकार सी नज़र आई है। सारे बॉलर्स की हम बात करें, बहुत ऑर्डिनरी, कलीमुथु रमेश हो, चाहे अक्षय पुरी हो, आरवीर चौधरी भी यहाँ उन्होंने भी बॉलिंग कराई यहाँ पर, तो ज़रूर है थोड़ा सा अपनी बॉलिंग में एक लाइन लेंथ 146 का टारगेट आपने रखा है तो उसके लिहाज से बॉलिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाफ पिच बॉलिंग दे रहे हो, हाफ वॉली पे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेग साइड में खिला रहे हो, तो इतनी जल्दी थोड़ा सा तकलीफ भी पैदा करना बॉलर्स का क्रिएट करें। फील्डिंग थोड़ी सही जगह पर लगाएं। कुशल भुरतेल जब बैटिंग कर रहे थे बहुत सारी गेंदें डाउन द लेग गई है जो कुशल भुरतेल को आसानी भी हुई, बॉलिंग खराब हुई है। जरूर, तो यही कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लगा नहीं, खासकर जनक प्रकाश थोड़ा सा चांसेस क्रिएट नहीं किए बॉलर्स ने, कहने का मतलब यही है। बाकी फील्डर से थोड़ी आपको क्या हेल्प मिलेगी जब बॉलर्स ही चांस क्रिएट ज़्यादा नहीं करेंगे। काफ़ी आगे आप बॉलें खिला रहे हैं, ड्राइव की, शॉर्ट बॉलें, वही सिंपल लाइन लेंथ जो हमें दिखती है। चौथे स्टंप पर तकलीफ देना, थोड़ा सा फील्डर्स को थोड़ा ज़्यादातर वक्त के लिए पास रखना अपने, या 30 यार्ड सर्कल्स में सिंगल्स ना देना, ये थोड़े अपने आप में अगर हमें देखने को मिले सिंगापुर की तरफ से, लेकिन वो देखने को मिला नहीं। ज़्यादा उम्मीदें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा आप जब उम्मीदें करने लगेंगे तो फिर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ा जनक प्रकाश से यही है, अक्षय पुरी से, वो भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने भी आज थोड़ा सा उनका बैड डे रहा। 3 ओवर में 28 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला, वरना वो परफॉर्मेंस अच्छा करते। पर आज के डे में किसी भी बॉलर से कोई भी परफॉर्मेंस हुआ नहीं। बिल्कुल सही। 146 ऐसा नहीं है कि आप रन लुटा दें या 15 ओवर में मैच हार जाए, अरे इतना भी छोटा टोटल नहीं है 146, कुछ तो है बचाने के लिए, लेकिन बॉलर्स ने कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा, कम से कम यहाँ पर आप 5 विकेट गिराते, मिनिमम 5 विकेट तक इस टीम इस स्कोर में आप गिराते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ बात यहाँ जरूर बनती, लेकिन ऐसा होना। और जो तीसरा विकेट भी गिरा वो बस मैच खत्म करने के लिए उठाकर मारा था कुशल भुरतेल, माफी है, तो दूसरा विकेट जो गिरा वो भी कहीं ना कहीं कुशल भुरतेल ने उठाकर मारने की कोशिश की तो बाउंड्री पे कैच हुआ, जहां पर कुशल मदन ने 6 मारा तो इस बार वो क्रॉस हो ही गया। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कहीं ना कहीं एक 1 साइडेड विक्ट्री यहाँ नेपाल को जरूर मिली है, लेकिन बॉलिंग में एक छोटा सा कंसर्न भी अभी भी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो है पावर प्ले में कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा रन लुटाना और विकेट्स ना निकाल पाना, जो कि कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि उसे मैच के साथ साथ टीम बेहतर जरूर करेगी। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए डेल के चैनल के साथ, बाकी सारे स्टैट्स अपडेट्स वगैरह कम्युनिटी टैब में चेक करना मत भूलिएगा। एशियन फाइनल्स की कवरेज लगातार जारी है। बाय।